आर्डिनो क्लासेस में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे आप। आज के इस लेक्चर में मैंने आपके लिए एआईबी एग्ज़ाम के रिलेटेड इम्पोर्टेंट लेक्चर जो लॉ ऑफ टॉट के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस लेके आया हूँ, जो आपको एआईबी एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप प्रीवियस 10 साल के क्वेश्चंस को अगर उठा के देखें तो वहाँ भी आपको ये सब क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो लॉ ऑफ टॉट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको नए नए वीडियो का पता चल सके और आप उस वीडियो का आपको बेनिफिट हो सके। अगर आपने AIB 18 के प्रीवियस क्लास को नहीं देखा है तो आप जाकर प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। AIB एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी लेक्चर्स मैं बना रहा हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको वहाँ भी देखने को मिल जाएगा। अगर आप चैनल पर नहीं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए नए नए वीडियो लेके आता हूं। तो आज के इस लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। इस लेक्चर में मैं आपको लॉ ऑफ टॉट के कुछ इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस बताऊंगा जो एग्ज़ाम में आपको बार बार पूछे जाते हैं। आपको AIB 18 के एग्ज़ाम 29 अक्टूबर को होने हैं, तो वहाँ आप ये क्वेश्चंस आपको लॉ ऑफ टॉट में देखने को मिलेंगे। तो चलिए आज के लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिए। मैंने AIB 18 से रिलेटेड बहुत सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर MCQ वगैरह लेक्चर अपलोड किए हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले लॉ ऑफ टॉट के फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मैंने इसको हाईलाइटेड भी कर दिया आंसर को ताकि आपको समझ में आए, और इसका PDF अगर आप चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको देखने को मिल जाएगा PDF। पहला क्वेश्चन क्या है? दी वर्ड टॉट हैज़ बीन डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड। ये जो लॉ ऑफ टॉट है ना, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो ये लैटिन टर्म टोटन से आया है। कहाँ से आया? टोटन से आया। अगर आपको पूछ ले इस टाइप का क्वेश्चन तो आपको याद होना चाहिए ये जो लॉ ऑफ टॉट है ये लैटिन टर्म से डिराइव हुआ। कहाँ से? टोटन से। क्लियर है? आंसर भी मैंने इसको क्या बोलते हैं कि हाईलाइट कर दिया ताकि आपको समझ में आए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टॉट इज है। टॉट क्या है? टॉट एक सिविल रॉन्ग है। क्या है? सिविल रॉन्ग है, क्रिमिनल रॉन्ग नहीं है। टॉट क्या है? सिविल रॉन्ग है। ठीक है, आपको आंसर हाईलाइट मैंने कर दिया, आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लॉ ऑफ टॉट इज नॉट कॉडिफाइड। कभी कभी पूछ लेगा क्या लॉ ऑफ टॉट कॉडिफाइड है? यहाँ लिखा हुआ नॉट कॉडिफाइड। तो आपको अगर पूछ ले क्या लॉ ऑफ टॉट कॉडिफाइड है तो आप कहेंगे नो। अगर आंसर दे रखा हो नो तो आप नो पे टिक करेंगे। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि द लॉ ऑफ टॉट इज नॉट कॉडिफाइड। लॉ ऑफ टॉट कॉडिफाइड नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा? यस होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन टॉट द लॉस काउज डज नॉट हैव टू बी मॉनेटरी। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? यस होगा। देख लीजिए, आंसर भी मैंने हाईलाइट कर दिया है ताकि आपको आंसर ढूंढने में दिक्कत ना हो और समझने में दिक्कत ना हो। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए स्टॉप बी फ्रॉम कास्टिंग हिज वोट इन द इलेक्शन। एक व्यक्ति है जो क्या कर रहा है? बी को रोक रहा है वोट देने से। विल ए सक्सीड इन एक्शन अगेंस्ट बी। क्या कहता है? क्या ए बी के अगेंस्ट क्या कर सकता है? मुकदमा ला सकता है, उस पर सूट फाइल कर सकता है? तो यस। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। टॉट्स आर रिड्रेसेबल बाय एनेक्शन फॉर। ठीक है, आप देखिए लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे ना तो वहाँ पे डैमेज क्या होता है ना, लिक्विडेट होता है, फिक्स होता है। अगर लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में दो व्यक्ति ने कॉन्ट्रैक्ट किया, अगर एक व्यक्ति ने क्या बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया, तो वहाँ पे क्या होता है ना कि जो डैमेजेस जो नुकसानी होते हैं ना वो फिक्स होता है। लेकिन लॉ ऑफ टॉट में क्या होता है? हमेशा डैमेज क्या होगा? अनलिक्विडेटेड होगा। इसमें क्या होगा? फिक्सेशन नहीं होता है। क्लियर है? अगर आपको पूछ ले लॉ ऑफ टॉट में जो डैमेज होता है क्या फिक्स होता है या लिक्विडेटेड होता है या अनलिक्विडेटेड होता है, तो आप याद रखिए लॉ ऑफ टॉट में डैमेज क्या होता है? अनलिक्विडेटेड होता है। लेकिन लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में अगर पूछे तो वहाँ पे क्या होता है? लिक्विडेटेड डैमेज होता है, मतलब फिक्स होता है डैमेज की कितना का नुकसान हुआ। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। द रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन मस्ट रिजल्ट इन। कहता है कि कोई रॉन्गफुल एक्ट होगा ना, कोई व्यक्ति अगर कर रहा है तो उससे क्या होना चाहिए? उस व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति का लीगल डैमेज होना चाहिए। लीगल डैमेज का मतलब
आप उस राइट को बाय द लॉ बाय द कोर्ट क्या करा सकते हो, इन्फोर्स करवा सकते हो। आपका डैमेज क्या होना चाहिए, लीगल डैमेज होना चाहिए। क्लियर है। एक होता है सोशल रिलेशनशिप, एक होता है लीगल रिलेशनशिप। ये अगर आपने लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा होगा तो वहाँ आपको देखने को मिला होगा। सोशल जो रिलेशनशिप होता है ना, वहाँ आप क्या कर सकते हैं, किसी व्यक्ति पे मुकदमा नहीं कर सकते। लेकिन जो एक लीगल रिलेशनशिप अगर क्रिएट हो गया, दो व्यक्ति के बीच में लीगल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो गया, तो वहाँ क्या होता है, सूट फाइल किया जा सकता है। क्लियर है। कोई व्यक्ति किसी के साथ रॉन्गफुल एक्ट किया, उसका नुकसान ही हुआ, तो वहाँ पे क्या होना चाहिए, लीगल डैमेजेस होना चाहिए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ रॉन्ग आर नॉट टॉट्स। कहता है कि किस तरह का जो रॉन्ग होगा, कोई व्यक्ति रॉन्ग कमिट करेगा, वो टॉट के अंदर नहीं आएगा। तो आंसर देख लीजिए, इसका आंसर क्या है, डी, ऑल ऑफ दी अबव। तो आपको याद होना चाहिए सोशल, मोरल, रिलीजियस, ये क्या है, लॉ ऑफ टॉट्स में क्या बोलते हैं, रॉन्ग में नहीं आता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक है इंजूरियस साइन डेमनम मीन्स। ये मैक्सिम है, आपको कभी कभी डायरेक्ट मैक्सिम पूछ लेगा, कभी कभी आप उसका आंसर जो है उसको डायरेक्ट पूछ लेगा। ये किस मैक्सिम से रिलेटेड है, तो आपको याद होना चाहिए। इंजूरियस साइन डेमनम का मतलब क्या होता है, लीगल इंजरी विदाउट डैमेज। लीगल इंजरी विदाउट डैमेज। क्लियर है। किसी व्यक्ति का डैमेज तो हुआ है ना, लेकिन पता नहीं चल रहा है। ठीक है। तो इंजूरियस साइन डेमनम का मतलब क्या हुआ, लीगल इंजरी विदाउट डैमेज। क्लियर है। ये मैक्सिम है, आपको याद होना चाहिए। इसका आंसर मैंने हाईलाइट कर दिया। दूसरा मैक्सिम क्या है, डेमनम साइन इंजूरिया, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, लीगल इंजरी विदाउट डैमेज। क्लियर है। ठीक है। तो इसका आंसर आप देख लीजिए, मैंने हाईलाइटेड कर दिया, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, ये भी एक मैक्सिम है, यूबी जस्ट इबी रेमेडियम। इसका मतलब क्या होता है, वेयर देयर इज ए राइट देयर इज ए रेमेडी। क्लियर है। जहाँ राइट की बात किया जाएगा वहाँ पे उस व्यक्ति को रेमेडी मिलेगा। क्लियर है। मान लीजिए किसी लॉ के बुक में या फिर कहीं पे किसी व्यक्ति की राइट की तो बात कर रहे हैं, लेकिन उस व्यक्ति को रेमेडी मिल ही नहीं रहा है, तो कह रहा है इस मैक्सिम का मतलब क्या हुआ, वेयर देयर इज ए राइट देयर इज ए रेमेडी। जहाँ किसी व्यक्ति का राइट होगा वो उस व्यक्ति को वहाँ पे रेमेडी मिलेगा। रेमेडी का मतलब जस्टिस। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जनरल डिफेंस। कुछ आंसर दे दिया क्वेश्चन और बोला गया जनरल डिफेंस में कौन सा नहीं आएगा। ठीक है। तो जनरल डिफेंस में कौन सा नहीं आएगा, वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया। ये भी मैक्सिम है, ये भी आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया मीन्स। ये जो मैक्सिम मैंने पहले पढ़ा, वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया का मतलब क्या होता है, उसका मतलब देखते हैं क्या है। वॉलंटरीली एक्सेप्टेंस ऑफ इंजूरी। कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, स्वेच्छापूर्वक एक्सेप्ट कर रहा है, स्वीकार कर रहा है कि हाँ मुझे इंजूरी होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उसका कंसेंट दे रहा हूँ। वहाँ पे व्यक्ति क्या है, फ्री कंसेंटेड है। तो वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरी का मतलब क्या हो गया, वॉलंटरीली एक्सेप्टेंस ऑफ इंजूरी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया, सीधा टर्म दे दिया, आपको पूछ लिया, तो इसका मतलब क्या है, नॉलेज ऑफ इंजरी। उस व्यक्ति को जानकारी है कि मुझे इंजरी होगा, मेरे साथ क्षतिपूर्ति होगा, मुझे किसी प्रकार की नुकसान नहीं होगी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन है, देख लेते हैं। राम कॉल सुरेश होम फॉर डिनर। राम क्या कर रहा है, सुरेश को कॉल कर रहा है घर पे डिनर करने के लिए। सी देन सूज हिम फॉर ट्रेसपास, विल सी सक्सीड। एक व्यक्ति है, वो क्या कर रहा है, दूसरे व्यक्ति को कहता है कि आप मेरे घर पे आओ, हम आपको इनवाइट कर रहे हैं, आप खाना खाने आ जाओ। तो क्या वो व्यक्ति उस व्यक्ति के खिलाफ ट्रेसपास का सूट फाइल कर सकता है क्या, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, नो। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन है। ए गिव्स बी ए डॉक्टर हर कंसेंट फॉर एन ऑपरेशन, शी सूज हिम लेटर फॉर परफॉर्मिंग दी सर्जरी, विल ए सक्सीड इन एक्शन अगेंस्ट बी। तो यहाँ क्या आंसर होगा, नो। एक व्यक्ति है, क्या बोलते हैं, मान लीजिए कि कोई एक डॉक्टर है, किसी व्यक्ति का ऑपरेशन करने से पहले ना उस पर क्या होता है ना, पेपर पे सिग्नेचर करा लेते हैं, उसका कंसेंट ले लेते हैं। अगर मान लीजिए ऑपरेशन करने के दौरान उस व्यक्ति का डेथ काउज हो गया, वो मर गया, तो क्या कर सकता है वो व्यक्ति, उस पर सूट फाइल कर सकता नहीं, क्योंकि आपसे उन्होंने पहले ही कंसेंट आपका ले लिया है। क्लियर है। लेकिन बशर्ते यहाँ पे क्या हो, डॉक्टर की तरफ से एकदम प्रॉपर
तरीके से ऑपरेशन किया गया, उसके तरफ से कोई नेग्लिजेंस वगैरह नहीं किया गया। क्लियर है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन केसेस ऑफ इनएविटेबल एक्सीडेंट द डिफेंडेंट हैज टू प्रूव दैट। कहता है इनएविटेबल एक्सीडेंट में डिफेंडेंट को क्या प्रूफ करना पड़ेगा? तो इसका आंसर देखिए सी है, ऑल ऑफ दी अबव। तो ऑल ऑफ दी अबव में क्या क्या है, नो इंटेंशन टू इंजूर द प्लेंटिफ, कुड अवॉइड द इंजरी बाय टेकिंग रीजनेबल केयर, ये दोनों चीज़ होना चाहिए। क्लियर है? प्लेंटिफ का कोई इंटेंशन नहीं था कि उसको इंजरी पहुंचाए, और उसने पूरा तरीके से प्रॉपर तरीके से टेकिंग किया, रीजनेबल केयर किया, वो होना चाहिए। तो क्या है, ये डिफेंडेंट को प्रूफ करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एक मैक्सिम टाइप ही मान लीजिए। कहता है विच मेजर मीन्स, इसका मतलब होता है एक्ट ऑफ गॉड। क्लियर? क्या होता है? एक्ट ऑफ गॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल शुड बी फुलफिल इन ऑर्डर टू प्लीड द डिफेंस ऑफ एक्ट ऑफ गॉड। कहता है कि कोई एक्ट ऑफ गॉड जो होगा उसमें अगर कोई डिफेंस लेगा तो उसमें क्या होना चाहिए? देखिए, देयर मस्ट बी वर्किंग ऑफ नेचुरल फोर्सेस। कोई काम अगर हो रहा है वो नेचुरल फोर्सेस से हो रहा है। मान लीजिए कोई आंधी तूफान आया, उससे किसी व्यक्ति का किसी चीज़ का कोई बोर्ड वगैरह कोई चीज़ नुकसानी हो गया, वहाँ पे क्या एक्ट ऑफ गॉड है। क्लियर है? तो इसका सारा आंसर क्या होगा? एल ऑफ दी अबव। आप इसको देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, पढ़ लीजिए, आपका दिमाग सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट टू प्राइवेट डिफेंस कैन बी एक्सरसाइज व्हेन देयर इज। कहता है राइट टू प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज किया जा सकता है कब? तो इसका आंसर देखिए सी है, बोथ ए एंड बी। इमिनेंट थ्रेट टू पर्सनल सेफ्टी और इमिनेंट थ्रेट टू प्रॉपर्टी, या तो वो इस व्यक्ति का प्रॉपर्टी पर्सनल सेफ्टी से रिलेटेड हो या फिर उसके प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंसिपल रूल ऑफ मेकिंग अदर्स लाइबल फॉर द रॉन्गफुल कंडक्ट ऑफ द अदर इज कॉल्ड। क्या कहा जाएगा उसको? विकेरियस लायबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्यू फेसिट परलियम फेसिट पर से मीन्स। ये भी एक मैक्सिम, इसका मतलब क्या होता है देख लीजिए, हु डज एन एक्ट थ्रू अनदर इज डीम्ड इन लॉ टू डू हिमसेल्फ। है ना? देखिए जनरल प्रिंसिपल क्या है कि कोई व्यक्ति कोई काम खुद से कर सकता है या फिर किसी व्यक्ति से करवा सकता है। अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति खुद से कोई काम नहीं करके क्या किया, किसी व्यक्ति से करवाया, तो उसकी लायबिलिटी उसी व्यक्ति पे आएगी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, द एसेंशियल एलिमेंट्स फॉर विकेरियस लायबिलिटी। विकेरियस लायबिलिटी के एसेंशियल एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं? तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर है। तो ए बी सी ये क्या होगा? तीनों इसके आंसर होंगे। तो पहला क्या है, द रॉन्ग शुड बी कमिटेड बाय ए पर्सन वर्किंग द कैपेसिटी ऑफ सर्वेंट। दूसरा, द टॉट शुड हैव बीन कमिटेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट। है ना? कोई किसी व्यक्ति का सर्वेंट है, वो काम कर रहा है, उस दौरान किसी प्रकार का नुकसानी किसी को पहुंचा दिया, और वो कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट काम करने के दौरान, तो क्या होगा यहाँ पे विकेरियस लायबिलिटी का ये सारे एसेंशियल है। नेक्स्ट है, द विकेरियस लायबिलिटी में अराइज इन फॉलोइंग रिलेशनशिप। ये विकेरियस लायबिलिटी जो होता है कब अराइज होता है, कब मामला आएगा कि ये विकेरियस लायबिलिटी है? तो इसका आंसर देख लेते हैं, मास्टर एंड सर्वेंट का अगर रिलेशनशिप होगा तो विकेरियस लायबिलिटी अराइज होगा। ऑनर इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर होगा तो यहाँ पे विकेरियस लायबिलिटी आएगा। गार्जियन एंड वार्ड होगा तो यहाँ पे विकेरियस लायबिलिटी आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पर्सन हु एक्ट एंड डू वर्क अंडर द कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ सम अदर पर्सन ही इज। कोई व्यक्ति काम कर रहा है लेकिन वो किसी दूसरे के कंट्रोल में काम कर रहा है, किसी दूसरे के कहने पे कर रहा है, तो उस व्यक्ति को क्या मानेंगे? सर्वेंट मानेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, रिस्पोंडेंट सुपीरियर मीन्स। कहता है रिस्पोंडेंट सुपीरियर मीन्स का मतलब क्या होगा? लेट द प्रिंसिपल बी लायबल। जो उसका हेड होगा तो वो क्या होगा? लायबल होगा। उसी को कहते हैं रिस्पोंडेंट सुपीरियर मीन्स। तो लेट द प्रिंसिपल बी लायबल। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एग्जांपल बेस्ड क्वेश्चन, आप देख लीजिए इसको, इसका आंसर आपको मैंने हाईलाइट कर दिया है। क्लियर है? नेक्स्ट देख लीजिए, इफ ए सर्वेंट स्टील गुड्स इंटरेस्टेड टू हिज मास्टर विल द मास्टर इज लायबल टू द प्लेंटिफ। तो क्या मान लीजिए कोई सर्वेंट है, वो गुड वगैरह कहीं से कोई सामान वगैरह चोरी कर लिया, तो उसके बिहाफ में कौन होगा? उसका मास्टर लायबल होगा। तो इसका आंसर क्या है? यस।
ठीक है। इसमें भी क्वेश्चन है कि कोई सर्वेंट है अगर किसी प्रकार का नुकसानी कर देता है तो उस दौरान क्या होगा, वहाँ पे भी लायबल कौन होगा, उसका मास्टर होगा। जो उस व्यक्ति से कोई काम करवा रहा है वो उसका हेड जो है वो क्या होगा, लायबल होगा। आंसर देख लीजिए इसका क्या है, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रिंसिपल रूल ऑफ मेकिंग अदर लायबल फॉर द रॉन्गफुल कंडक्ट ऑफ द अदर इज कॉल्ड। कहते हैं कि कोई व्यक्ति जो लायबल हो जाता है किसी दूसरे के एवज में, कोई दूसरा व्यक्ति गलती किया उसके एवज में वो दूसरा व्यक्ति अगर लायबल, उसको क्या कहेंगे हम लोग, विकेरियस लायबिलिटी कहेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकेरियस लायबिलिटी ऑफ द स्टेट मीन्स, ये जो विकेरियस लायबिलिटी होता है इसका मतलब क्या है। तो देखिए, इनडायरेक्ट लायबिलिटी ऑफ ए स्टेट गवर्नमेंट फॉर द रॉन्गफुल एक्ट कमिटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। क्लियर है। विकेरियस लायबिलिटी का मतलब क्या हुआ, ऑफ द स्टेट, यहाँ पे स्टेट का मतलब क्या हुआ, राज्य। क्लियर है। तो उसका आंसर देख लीजिए आप, उसका आंसर क्या है, इनडायरेक्ट लायबिलिटी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट फॉर द रॉन्गफुल एक्ट कमिटेड बाय द स्टेट रॉन्गफुल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। क्लियर है। अगर कोई गवर्नमेंट का एम्प्लॉयज़ अगर कोई गलती करता है तो वो किसके अंतर्गत है, स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत है, तो वहाँ पे लायबिलिटी किसकी होगी, स्टेट की होगी। क्लियर है। ये भी एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन आप देख लीजिए, इस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये विकेरियस लायबिलिटी से रिलेटेड है, जिसका आंसर मैंने हाईलाइटेड कर दिया, आप देख लीजिए इसको। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया द यूनियन ऑफ इंडिया एंड द स्टेट कैन सू एंड टू बी सूड। किस आर्टिकल के अंतर्गत, किस अनुच्छेद के अंतर्गत ये बताया गया कि बाय द स्टेट मुकदमा किया जा सकता है और स्टेट पर मुकदमा किया जाएगा। तो आर्टिकल 300 देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का, वहाँ आपको देखने को मिल जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। द गैस डेट लीक इन द फेमस केस ऑफ MC मेहता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया इज। कहता है जो MC मेहता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस था उसमें गैस से रिलेटेड जो भोपाल में क्या हुआ, इंडस्ट्री में ब्लास्ट हुआ था, तो वो कौन सा गैस था, तो ओलियम गैस था। आप याद रखिएगा, क्वेश्चंस यहाँ से भी पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे आपके AIB एग्जाम हो या फिर कोई अदर लॉ से रिलेटेड एग्जाम जुडिशरी वगैरह हो, वहाँ क्वेश्चंस इस टाइप से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द केस इन इंडिया डेट लेट डाउन द रूल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी वाज। ये जो रूल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी भारत में किस केस में किया गया था, तो याद रखिएगा MC मेहता केस में रूल ऑफ क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट लायबिलिटी को लेट डाउन किया गया था इस केस के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी वाज लेट डाउन इन। रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी को लेट डाउन किस केस में भी किया गया था, रॉलिंस वर्सेस फ्लेचर के केस में भी किया गया था। क्लियर है। वहाँ ऊपर वाले केस में एब्सोल्यूट लायबिलिटी था, यहाँ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सेप्शन टू द रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी आर। ये जो क्या बोलते हैं स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का जो क्या है कि एक्सेप्शन कौन कौन से है, तो याद रखिएगा एक्ट ऑफ गॉड, डिफॉल्ट ऑफ द प्लेंटिफ और कॉमन बेनिफिट, ये सारे क्या स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के एक्सेप्शन है। कभी कभी आपको पूछ लेंगे स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के एक्सेप्शन कौन कौन से हैं, तो आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं, द वर्ड न्यूसेंस हैज़ बीन डिराइव फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड। क्लियर, ये हाईलाइटेड किया हुआ है, आप देख लीजिएगा। ये न्यूसेंस जो लैटिन फ्रेंच वर्ड से आया है, न्यूरे NUIRE, ये फ्रेंच वर्ड से आया है न्यूसेंस टर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द काइंड्स ऑफ न्यूसेंस। न्यूसेंस कितने तरीके के होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए पब्लिक न्यूसेंस और प्राइवेट न्यूसेंस होता है। क्लियर है। पब्लिक न्यूसेंस से क्या होता है, जो जनरली पब्लिक एट लार्ज को नुकसानी हुआ किसी प्रकार से, तो उसको पब्लिक न्यूसेंस कहेंगे। अब प्राइवेट न्यूसेंस क्या बोलेंगे, दो या दो से अधिक व्यक्ति को नुकसानी हुआ किसी प्रकार का, उसको प्राइवेट न्यूसेंस कहेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया एसेंशियल और प्राइवेट न्यूसेंस। प्राइवेट न्यूसेंस के क्या क्या एसेंशियल होंगे, तो देख लीजिए ऑल ऑफ दी अबव इसका आंसर है। आप इसको अपने नोट डाउन कर लीजिए अपने कॉपी में या फिर याद कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पब्लिक न्यूसेंस इज ए। कहता है पब्लिक न्यूसेंस क्या है, पब्लिक न्यूसेंस क्या है, एक सिविल रॉन्ग है। याद रखिएगा क्या है, सिविल रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव थ्योरी नेग्लिजेंस इज टाइप ऑफ। अगर ऑब्जेक्टिव थ्योरी के अंदर अकॉर्डिंग देखें नेग्लिजेंस को, तो वो क्या है, कंडक्ट। क्या है, कंडक्ट होगा। याद रखिएगा आप, इसका आंसर क्या होगा, कंडक्ट। कंडक्ट का मतलब आचरण, व्यवहार।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द स्पेसिफिक डिफेंस वन कैन क्लेम अगेंस्ट नेग्लिजेंस? क्या क्या स्पेसिफिक डिफेंस होता है जो नेग्लिजेंस के अगेंस्ट क्या क्लेम किया जा सकता है? तो देख लीजिए इसका आंसर क्या है, कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस और रिमोटनेस ऑफ नेग्लिजेंस, ये दोनों टर्म होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटेंशनल एप्लीकेशन ऑफ फोर्स अगेंस्ट अनदर विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन इज, कोई व्यक्ति जानबूझ करके किसी व्यक्ति के अगेंस्ट अगर फोर्स यूज़ करता है, धक्का मुक्की करता है, उसको क्या कहेंगे? बैटरी कहेंगे। क्या कहेंगे? बैटरी कहेंगे। बैटरी मतलब छोटा मोटा कोई अपराध, जैसे रास्ता में चलते हुए किसी व्यक्ति को धक्का लग गया है ना, तो उसको क्या कहेंगे? बैटरी कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेस इप्सा लिक्विडेटर मीन्स, ये भी एक मैक्सिम है, इसका मतलब क्या होता है? थिंग्स स्पीक फॉर इटसेल्फ, मतलब कुछ चीज़ें खुद बताती है, खुद बयान देती है, खुद गवाह देती है। जैसे कोई व्यक्ति कोर्ट में गया है और उसका सर फुटा हुआ है और सर से खून निकल रहा है, तो पता चल रहा है ना कि इस व्यक्ति को किसी ने मारा है, तो ये उसी का मतलब हुआ थिंग्स स्पीक फॉर इटसेल्फ, वो खुद ही बता रहा है कि हाँ मेरे साथ ऐसा घटना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गेट ऑफ रेलवे क्रॉसिंग इज ओपन व्हेन ए ट्रेन इज पासिंग, डज दिस अमाउंट टू नेग्लिजेंस? कहता है कि कोई रेलवे का गेट है, खुला हुआ है, ट्रेन पास कर रहा है, तो क्या इसको नेग्लिजेंस माना जाएगा? इसको नेग्लिजेंस माना जाएगा। नेग्लिजेंस का मतलब लापरवाही। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए पर्सन इंजोरीज द रिपुटेशन ऑफ अनदर पर्सन ही कमिट्स ए सिविल रॉन्ग विच इज नाउन एज, कोई व्यक्ति है ना क्या करता है? इंजरी करता है, नुकसानी पहुंचा रहा है किसी व्यक्ति के रेपुटेशन को, तो वो किस नाम से जाना जाता है? वो डिफामेशन के नाम से जाना जाता है। डिफामेशन मतलब मानहानि करना किसी व्यक्ति के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ डिफामेशन, क्लियर? तो स्टेटमेंट दिया हुआ है, मस्ट बी डिफामेटरी, और वो क्या होना चाहिए? रेफर करना चाहिए प्लेंटिफ को। इसका ऑल ऑफ द अबव आंसर होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द आई ऑफ लॉ हस्बैंड एंड वाइफ आर वन पर्सन एंड कम्युनिकेशन ऑफ डिफामेटरी मैटर फ्रॉम हस्बैंड टू द वाइफ और वाइस वर्सा इज नॉट पब्लिकेशन। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या होगा? ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए रॉन्ग डेट इफेक्ट द पर्सनल सेफ्टी एंड फ्रीडम इज ऑफन टर्म एज, किसी व्यक्ति के कुछ ऐसा रॉन्ग है जो किसी व्यक्ति के पर्सनल सेफ्टी के अगेंस्ट अगर हो रहा है, उसके फ्रीडम के अगेंस्ट हो रहा है, तो उसको क्या मानेंगे? ट्रेस पास टू पर्सन। ट्रेस पास टू पर्सन होता है, ट्रेस पास टू प्रॉपर्टी होता है, याद रखिएगा। दो तरीके से ट्रेस पास होता है, एक पर्सन का भी होता है, प्रॉपर्टी का भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्म ऑफ ट्रेस पास टू पर्सन, कहता है कि ट्रेस पास टू पर्सन किसको मानेंगे? तो उसका आंसर क्या है? ऑल ऑफ दी अबव। ऑल ऑफ दी अबव में कौन सा हुआ? असॉल्ट, बैटरी और मेहम, ये सारे क्या है? ट्रेस पास टू दी पर्सन का एग्जाम्पल्स है। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंस एमसीक्यू क्वेश्चंस जो एआईबी के एग्ज़ाम में लॉ ऑफ टॉट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैंने आपके लिए डील किए। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो, अगर मैं आपको सपोर्ट कर पा रहा हूँ, आपको हेल्प कर पा रहा हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके इसका सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए मैं नए नए वीडियो बनाता हूँ ताकि आपका मैं हेल्प कर पाऊँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर आपने अभी तक प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है एआईबी एग्ज़ाम से रिलेटेड तो जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिल सके। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आर्डिनो क्लासेस।